इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वो है हम लोग का हेलोएरिन। हम लोग लास्ट टर्न पे एल्किल हैलाइड की मेटल के साथ में क्रिया पढ़े थे और आज हम लोग बात कर रहे हैं हेलोएरिन्स की। इसके हम प्रिपरेशन की बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कि हेलोएरिन्स जो होते हैं किसे कहते हैं हम लोग, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग हेलोएरिन्स कहते हैं। क्लियर है ना? तो मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है, इसमें हर ज्वाइंट पे आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है कार्बन के साथ में। तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, उसकी जगह पे एक्स जोड़ दीजिए, ठीक है, तो रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी हेलोएरिन। क्लियर है? बट ये तरीका नहीं है उसको बनाने का बच्चों। ये तो सिंपली हम बताया कि बेंजीन में से हाइड्रोजन निकालिए, उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये जो कंपाउंड इस तरह का मिलता है उसको हम लोग कहते हैं हेलोएरिन। और जानते हो आप लोग हेलोएरिन्स में एक्स क्या होता है आपका, एक्स में बी फ्लोरीन, में बी क्लोरीन, में बी ब्रोमीन एंड में बी आयोडीन। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो डिटेल में बात होगी इनके, ठीक है, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें। तो हम लोग बात करते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, कि इनको हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मेथड्स जानने से पहले आप ये जानिए कि आप किन कंपाउंडों से इनको बना सकते हो, फिर मेथड आप ढूंढ लोगे। क्लियर है ना? कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी सहायता से आप इनको बना सकते हो। ठीक है? तो बच्चों चलिए, मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ किसी भी कंपाउंड के मेथड्स पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि आप किस कंपाउंड से बना सकते हो। तो मैं दो कंपाउंड से आपको इसको बना दिखाऊंगा बच्चों, एक बेंजीन, ठीक है बच्चों, और दूसरा एक तो बेंजीन से, ठीक, और दूसरा मैं बनाऊंगा बच्चों, दूसरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बनाऊंगा इसको, दैट इज द डाईएजो सॉल्ट, डाईएजो सॉल्ट। क्लियर बच्चों? तो ये दो कंपाउंड्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बच्चों, डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सिंथेसिस में डाइजोनियम सॉल्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्लियर बच्चों? तो मैं आपको बताऊंगा डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बना सकते हो। रिएक्शन बहुत उसमें कई सारे आएंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों बेंजीन से, ठीक है। तो हम लोग बेंजीन से कैसे बना सकते हैं, देखिए बच्चों, बेंजीन, तो बेंजीन से बनाते बच्चों तो इसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन बनाने का कि व्हेन बेंजीन, जब बेंजीन की अफ्रिया किसी हैलोजन कैरियर वाले लेइस एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, जब क्लोरीन से कराई जाती है, यानी X2 ले लो और प्लस FeX3 ले लो, ठीक है बच्चों। बट याद रखिएगा कि यहाँ पे जो X2 होता है ये मे भी ब्रोमीन हो सकता है, मे भी आपका क्लोरीन होता है। इन्हीं के लिए इस रिएक्शन में अच्छा उत्पाद देखने को मिलता है, अच्छी ईल्ड देखने को मिलती है बच्चों। क्लियर है ना? इसमें ये आपका जो होता है ये आपका कैटलिस्ट होता है बच्चों। क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। तो जब ये रिएक्शन करता है बच्चों, तो इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सॉरी बच्चों, ये आपका हेलोएरिन बनेगा, हेलोएरिन। अगर आप क्लोरीन लोगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है बच्चों? सबसे बड़ी ये चीज़ है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये रिएक्शन होता क्या है बच्चों, तो जान लीजिए कि ये जो रिएक्शन होता है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों। अब बच्चों इस रिएक्शन में आपको लेविस एसिड चाहिए,
और ऐसा ही लेविस एसिड लेते हो आप, ठीक है, जिस तरह का हैलोजन, जैसे मान लो आप ब्रोमीन ले रहे हो, ठीक है, तो आप इसके साथ लोगे FeBr3 लोगे, क्लियर है ना। अगर आप क्लोरीन ले रहे हो तो क्या लोगे बच्चों, FeCl3 लोगे, ठीक है बच्चों। या क्लोरीन ले रहे हो तो आप AlCl3 भी ले सकते हो। और ये कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं एनहाइड्रस। कैसे होते हैं बच्चों, एनहाइड्रस होते हैं, क्लियर है ना। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, थोड़ा मैकेनिज़्म भी देखते चलेंगे बच्चों कि रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने कहा ना कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसका लैंग्वेज, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर नोट्स नहीं बन पा रहा है। बच्चों आप लेक्चर को देख करके समझने का प्रयास करो, नोट्स तो आपको कहीं मिल जाएगा, क्लियर है ना। चीज़ों को समझना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है केमिस्ट्री में। नोट्स तो आपको PDF मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, ईजिली अवेलेबल होती हैं, बुक्स में सारी चीज़ें दी गई होती हैं। और 12th के बच्चों को अगर इतना ना आए कि वीडियो देखकर वो नोट्स ना बना पाए तो उनका पढ़ना बेकार है बच्चों, क्लियर है ना। तो इस वजह से कभी भी आपको नोट्स बनाना हो, वीडियो को पॉज करिए, लाइन को सुनिए ध्यान से। और मैं तो शुरू में ही कहता हूँ आपको कि जब वीडियो देखने बैठिए तो पेन और पेपर लेके बैठिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, क्लियर है ना। उसमें से चीज़ों को उठाइए और अपना नोट्स बनाइए, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले कि ये रिएक्शन क्या होता है बच्चों, तो रिएक्शन ये है कि जब बेंजीन की अफ्रिया, ये क्या है आपका, दैट इज़ बेंजीन। तो जब बेंजीन की अफ्रिया कराई जाती है हैलोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड, ठीक है, तो बनता है आपका हैलोएरिन। मैंने कहा ना कि ये रिएक्शन ब्रोमीन और क्लोरीन में अच्छा यील्ड देता है, क्लियर है। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो मैकेनिज्म देखिए इसका बच्चों। सबसे पहले आप ये जानो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते किसे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या बच्चों, क्लियर है ना। देखो बच्चों, ऐसी अफ्रियाओं को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अफ्रियाएँ, ठीक है, जिनमें प्रतिस्थापन का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है। ई पॉजिटिव टाइप की स्पीशीज से अगर होता है बच्चों, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो बता दूं आपको कि एरोमेटिक रिंग में कोई भी एरोमेटिक रिंग अगर है कोई, उसमें अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है बच्चों, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अफ्रिया हो रही है बच्चों, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अफ्रिया बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अफ्रिया बच्चों 3 पदों में होती है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट, ठीक है। और थर्ड स्टेप होता है बच्चों इसमें रिमूवल ऑफ H+, ठीक है, प्रोटॉन टाइप की स्पेसीज इसमें बाहर निकलती है, क्लियर बच्चों। तो ये 3 स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अफ्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों में ये फर्स्ट ईयर में है, हल्का सा डिस्क्रिप्शन हल्का सा आपको दिया गया, बताया गया होगा, तो लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करता हूँ बच्चों। तो मैं अगर मान लीजिए बच्चों रिएक्शन आपको दे दिया, ये मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर हमने बेंजीन की अफ्रिया कराई क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो बच्चों क्या मिलेगा, मैंने कहा ना क्लोरीन लिया मैं, तो क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन और आपका HCl बनेगा बच्चों, ठीक है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, क्लियर बच्चों। चलिए, तो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर बच्चों। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, देखिए जब भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है बच्चों, कहीं भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब इलेक्ट्रोफाइल बनता है बच्चों, तो ये बनता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, ठीक है बच्चों। जब भी आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो वो किसके साथ बनेगा बच्चों, रिएक्टेंट
और आपका जो अटैकिंग स्पीसीज होता है, रिएक्टेंट मतलब ये सबस्ट्रेट नहीं बच्चों, उसमें जो दूसरा एक्टिंग स्पीसीज होता है वो और कैटलिस्ट मिलके इसमें फॉर्म करते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए, अगर हम लोगों ने ले लिया क्लोरीन, और क्लोरीन तो पता है आपको कि क्लोरीन के पास में वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। क्लियर है? और आपको पता है कि ये जो आपका है FeCl3 लुईस एसिड का एग्जाम्पल है, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर है ना? क्योंकि इसमें जो आपका Fe होता है उसके आउटर सेल में वैकेंट डी होता है, इस वजह से ये लुईस एसिड जैसे बिहेव करेगा, लोन पे मिलेगा तो रख लेगा। क्लियर है ना? तो इस नेचर की वजह से ये अटैक करेगा। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन पाने के लिए। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन लेकर इसको जब जाएगा, अलग होगा इससे, तो इस बॉन्ड से जो क्लोरीन का दोनों, इस बॉन्ड में दोनों का इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन का भी है, इस क्लोरीन का भी है, तो ये क्लोरीन क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर इस बॉन्ड से खींचती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करना चाहता है। क्लियर बच्चों? तो ये जो स्पेसीज है आपका, ये आपका स्पेसीज यहाँ से लेने की वजह से, यहाँ से क्लोरीन खींचने की वजह से FeCl4 निगेटिव के फॉर्म में क्या होता है बच्चों, अलग होता है। क्लियर है? अब देखो, चूंकि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। समझ रहे बच्चों? तो आप बहुत सारे बच्चों लगता है कि ये भाई दोनों आपका सेम तरह का स्पेसीज है तो होमोलिसिस होना चाहिए था। यही तो इसमें स्पेशल केस है बच्चों कि जब ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, होमोलिसिस की कंडीशन क्या होती है बच्चों, याद रखना, होमोलिसिस जब भी होता है तो या तो हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, या फिर सनलाइट होता है तो उसमें होमोलिसिस होता है, या पोलर आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें। लेकिन यहाँ तो FeCl3 है, ये तो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो है नहीं। क्लियर है? तो इस वजह से यहाँ पे हेटेरोलिसिस होगा, और ये जो बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा निगेटिव, इससे पॉजिटिव, तो ये क्लोरीन इसके साथ हो जाएगा किस फॉर्म में, FeCl4 निगेटिव के फॉर्म में। क्लियर है बच्चों? अब ये हो जाएगा आपका बेस, कौन सा बेस, लुईस बेस। क्लियर है बच्चों? क्यों? क्योंकि इसके पास में लोन पेयर आ गया ना, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वजह से। ठीक है, तो क्या बन गया, बन गया आपका Cl पॉजिटिव, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है बच्चों? अब सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, सेकेंड स्टेप है बच्चों इसमें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं सिंपली लिखता हूँ अटैक ऑफ E पॉजिटिव ऑन सबस्ट्रेट। क्लियर बच्चों? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे इसका अटैक दिखाते हैं हम लोग। तो सबस्ट्रेट पे अटैक कैसे करेगा बच्चों, तो देख लीजिए। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि मैकेनिज्म समझने के लिए बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। क्लियर है ना? अब देखिए, जब ये स्पेसीज आएगा E पॉजिटिव टाइप का, तो यहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो किसी अटैकिंग स्पेसीज के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाने क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर बच्चों? तो इसके इस इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में अगर ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है बच्चों, तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये स्पेसीज जो है इस पर क्या है बच्चों, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो ये यहाँ पे आके आपका जुड़ जाएगा। देखिए, यहाँ पहले से कैच है और यहाँ पे आपका क्लोरीन आके जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर है? अब ये जानते हो कि ये प्लेनर स्पेसीज होता है आपका, ये सब जगह हाइड्रोजन sp2 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 sp2, तो ये जो है आपका आयन जो बना हुआ है ये आपको रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा, दैट इज रेजोनेंस स्टेबल। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, वो रेजोनेंस पे स्टेबल कर लेगा। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ H+, दैट इज प्रोटॉन। जिन बच्चों को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनको पता होगा, अभी हम लोग बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए आपको, तो प्रोटॉन रिमूव करने के लिए चाहिए होता है बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो इसको प्रोटॉन मतलब H+ के प्रति एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये इजीली H+ को निकाल सकता है अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो। क्लियर है ना बच्चों? तो देखिए, तो हमारा जो स्पेसीज बना हुआ था बच्चों, ये क्या बना हुआ था, ये इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड, इसके पास H और यहाँ एक Cl। क्लियर बच्चों? अब देखिए,
ये जो आपका हाइड्रोजन है, अगर ये बेस आकर के जो FeCl4 नेगेटिव है, जिसको हम लुईस बेस कह रहे थे, ठीक है बच्चों, ये यहाँ से अटैक करेगा यहाँ पे Cl उसका, तो ये जब जाएगा यहाँ से बच्चों, तो ये यहाँ से इस H को लेके Cl अलग हो जाएगा बच्चों, किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में। और जो कैटलिस्ट है बच्चों, पता है आपको, कैटलिस्ट जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लास्ट में क्या होता है, अनचेंज रहता है, तो जिस तरह से वो भाग लिया था वो अलग हो जाएगा। अब जब ये यहाँ से जाएगा इसके साथ में जब जाएगा बच्चों, इस साथ में, ठीक है, HCl फॉर्म कर लिया ये, तो इस पर क्या आएगा बच्चों, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव चार्ज, इस पर आएगा, क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए, तो यहाँ Cl इसके निकलने की वजह से क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, H+ के फॉर्म में निकल रहा है, H+ के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोरो बेंजीन। क्लियर बच्चों। ठीक इसी तरह से मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, जब हम लोग बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है, तो बनता है आपका ब्रोमोबेंजीन और प्लस क्या बनता है बच्चों, HBr, ठीक है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको सेम वैसे ही लिखना है बच्चों, क्लियर है ना, समझ में आया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड की, क्लियर है ना। सेकेंड मेथड जो है आपका, मेथड सेकेंड, कंपाउंड क्या लिया था मैंने बच्चों, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट से बच्चों कैसे बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डाइजोनियम सॉल्ट, क्लियर बच्चों। अब देखिए, डाइजोनियम सॉल्ट से जो कंपाउंड आप इस बनाते हो, इससे कई सारे मेथड हैं बच्चों। पहले मेथड देख लो, फिर मैं एक एक कर बताऊंगा। इसमें एक बच्चों इसमें है आपका सेंट मेयर रिएक्शन, सेंट मेयर रिएक्शन से बना सकते हो, दैट इज द नेम रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर एवरी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड हो चाहे जेई वगैरह हो, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। दूसरा आपका जो है दैट इज कॉल्ड एज द गाटरमॉन रिएक्शन, गाटरमॉन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तीसरा आपका है जिससे आप इसको बना सकते हो, चलिए बच्चों तो हम बनाते हैं। हमने आपको बताया कि कौन कौन से दो मेथड थे, सेंट मायर रिएक्शन और गाटरमॉन रिएक्शन जिसमें आते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, पहला आपका इसमें मैं बता रहा हूँ आपको डाइजोनियम सॉल्ट से, तो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट तो बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट जो होती है बच्चों, इसका फार्मूला होता है ये। तो सबसे पहले ये जानो बच्चों कि ये डाइजोनियम सॉल्ट मिलता कैसे है बच्चों, ठीक है ना। तो डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है बच्चों हम लोग को डाइजोटाइजेशन से, दैट इज ऑब्टेन बाय डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन में हम करते क्या हैं कि पहले हम लोग लेते हैं एमीन को, ठीक है बच्चों, और एमीन को हम लोग ट्रीट करते हैं NaNO2, ठीक है बच्चों, और HCl के साथ में, ठीक है। किस में ट्रीट करते हैं बच्चों, आइस मिक्सचर में। क्यों बच्चों, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है
एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है। जैसे ही पानी मिलता है आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, ये ईजिली आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, क्लियर है ना। तो इस वजह से हम लोग इसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, आइस मिक्सचर मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में बन जाता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड एज द N2, ठीक है, Cl बनता है। इसमें प्रोडक्ट फॉर्म NaCl ही बनता है बच्चों, और आपका H2O ही बनता है बच्चों। मैग्नीशियम हम आपको बताएंगे बच्चों एमीन्स वाले कंपाउंड में, क्लियर है ना। जब हम एमीन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसकी प्रिपरेशन है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम आपको बताऊंगा मैं कैसे रिएक्शन होता है बच्चों, क्लियर है ना। तो हमको ये बनाना है, तो मैंने बताया ना कि एनिलीन से एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करा करके हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट, हम लोग डाईएजो सॉल्ट बना सकते हैं, क्लियर बच्चों। तो डाईएजो सॉल्ट बना करके पहला हम लोग जो रिएक्शन कराते हैं इसमें, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेंडमेयर रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, सेंडमेयर रिएक्शन, दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, क्लियर बच्चों। अब सेंडमेयर रिएक्शन क्या है बच्चों, सेंडमेयर रिएक्शन ये कहता है बच्चों कि जब डाइजोनियम सॉल्ट को डाइजोनियम क्लोराइड ले लेते हो आप, ठीक है, जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ बच्चों, Cu2X2, ठीक है, इसके साथ में, तो हम लोग को मिलता है बच्चों, क्या मिलता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों, और N2 जो होती है वो रिलीज हो जाती है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो होता है इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का वर्क करता है, क्लियर बच्चों। इसके सरफेस पे इसको प्रोवाइड किया जाता है, तो बनता है क्लोरोबेंजीन, दैट इज कॉल्ड एज द सेंडमेयर रिएक्शन, क्लियर बच्चों। अब ऐसे ही अगर आपको ब्रोमीन में आना है बच्चों, तो इसको N2Br, और यहाँ पे आप लेते हो Cu2Br2, इसका प्रोडक्ट मिलता है क्या बच्चों आपको, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। लेकिन इस रिएक्शन में आयोडाइड जो होते हैं बच्चों, आयोडाइड और डेरिवेटिव, वो अच्छा प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, क्लियर बच्चों। तो ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए स्पेशल तरीका है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए, अगर आपको अब बात करते हो गॉटरमान रिएक्शन की, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, गॉटरमान रिएक्शन, ठीक है। मैं इसके बारे में बता दूं बच्चों, दैट इज modified form of सेंडमेयर रिएक्शन। ये सेंडमेयर रिएक्शन का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या लेते हैं, इसमें कैटलिस्ट ऑफ Cu2X आपका क्या ले रहे थे बच्चों, इसमें ले रहे थे आप Cu2X2Q+ हाइड ले रहे थे बच्चों, ठीक है। गॉटरमान रिएक्शन मॉडिफाइड फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, मतलब सेंडमेयर रिएक्शन का जो मॉडिफाइड फॉर्म गॉटरमान रिएक्शन होता है उसमें हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, तो इसमें लेते हैं हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट। तो जब डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग ट्रीट करते हैं, अगर हमको क्लोरोबेंजीन माना है बच्चों, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ट्रीट करते हैं बच्चों इसको कॉपर विथ HCl बच्चों, ठीक है। तो कॉपर विथ HCl आपको मिल जाता है क्या, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे नाइट्रो। तो दोनों रिएक्शन बच्चों बहुत मिलता जुलता होता है, बस आपको कैटलिस्ट को ध्यान देना बच्चों। इसमें अगर आपने ले लिया N2Br, ठीक है, और ले लिया आपने Cu प्लस HBr, ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, इसमें मिल जाएगा आपको बच्चों आपका ब्रोमेंजीन प्लस N2 बच्चों। यहाँ पे X हो सकता है, और X की जगह बच्चों कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। X में भी HSO4 ग्रुप भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। ये आपका CN ग्रुप भी हो सकता है बच्चों, समझ में आया आपको। ये आपका Cl भी हो सकता है, मतलब X निगेटिव, ये Br निगेटिव भी हो सकता है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो ये सब ग्रुप ये हो सकता है, क्लियर बच्चों। तो दैट इज़ द गॉटरमान रिएक्शन बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, सेंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार स्टेट बोर्ड में CBSE में पूछा जा चुका है ये, क्लियर बच्चों।
और ये आपका ग्वाटरमान। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर बच्चों? अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि ये तो हो गई आपकी ब्रोमोबेंजीन बनाने की तरीका हो गया, क्लोरोबेंजीन के बनाने का तरीका हो गया। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर हम लोग को बनाना हो आयोडोबेंजीन तो वो कैसे बनेगा बच्चों? ठीक है, तो इसके तरीका है बच्चों कि अगर हम लोग सिंपली में इस आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका बच्चों इनसे बहुत आसान होता है, इसमें न कोई कैटलिस्ट वगैरह की झंझट ही नहीं होती है। तो अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है बच्चों तो आप ये करिए कि डाइजोनियम सॉल्ट लीजिए आयोडोबेंजीन के लिए। देखिए बच्चों, आप लीजिए डाइजोनियम सॉल्ट, मान लीजिए आपने Cl ले लिया। क्लियर बच्चों? अब इसको क्या करिए, सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन में मिला दीजिए, बस हो गया बच्चों, काम हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा आपका N2 और KCl। क्लियर बच्चों? इसका एक्वस सोल्यूशन, हाइड्रोजन तो गैस होती है, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो बच्चों ये हो गया आपका आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका, बहुत आसान होता है। इन दोनों के कंपैरिजन में आयोडोबेंजीन बनाना इज मच ईजियर। क्लियर है? अब हम लोग को फ्लोरोबेंजीन बनाना होता है बच्चों। बच्चों फ्लोरोबेंजीन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, ये एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, कैसे बनाते हैं हम बच्चों? देखिए, अगर आपको बच्चों फ्लोरोबेंजीन बनाना है बच्चों तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग सेम वही चीज़ लेंगे, वही स्पेसिस लेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट ले लिए हम लोग, और इस डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग ट्रीट करते हैं बच्चों, डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग ट्रीट करते हैं, Cl हो सकता है वहाँ पे। पहले हम लोग ट्रीट करते हैं बच्चों NaBF4 के साथ में। ठीक है बच्चों, इसके साथ में इसको ट्रीट करते हैं बच्चों। क्लियर है ना? तो इसका ट्रीट करते हैं बच्चों तो पता है निगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, इसमें भी इसे पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है। तो यहाँ से X निगेटिव और Na निगेटिव, यहाँ से NaX के फॉर्म में क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। समझ में आया? और यहाँ से जो आपका N2 होता है वो आपका यहाँ से N2 पॉजिटिव और आपका BF4 निगेटिव। क्लियर बच्चों? तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है इसमें बच्चों। क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म होता है बच्चों। क्लियर है ना? अब इसको जब हम हीट करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं बच्चों तो इसके हीटिंग से बच्चों नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाती है और BF3 भी निकल जाता है बच्चों गैस के फॉर्म में। क्लियर है? बन जाता है क्या बच्चों, फ्लोरोबेंजीन। तो ये आपका सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, याद रखिए बच्चों। इसको बनाने के लिए आप NaBH4 यूज़ कर सकते हो या कुछ लोग यूज़ करते हैं HBF4 बच्चों। तो इन दोनों के साथ में हम लोग इसको बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन। तो आपने देखा बच्चों कि हम लोग कैसे किसी रिएक्शन से हम लोग क्लोरोबेंजीन हम लोग कैसे बनाएंगे, मतलब हेलोएरिन कैसे बना सकते हैं हम लोग। जो हमारे हेलोएरिन्स होंगे जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन को हम लोग कैसे बना सकते हैं बच्चों। क्लियर है ना? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा बच्चों, ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है एग्जामिनेशन वगैरह में। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब बेंजीन की अपक्रिया ये अक्सर इनकम्प्लीट रिएक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाता है, इससे कराएंगे तब क्या होगा बच्चों। और अगर यही रिएक्शन बेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कराते हैं बच्चों तो क्या होता है बच्चों, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। इसके रिएक्शन में यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। क्या होता है? इसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर बच्चों? और इस केस में होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? एडिशन रिएक्शन। और जब एडिशन होता है तो जितना ये पाई बॉन्ड होता है ना सब ब्रेक कर जाता है और सभी सेंटर पे आपके क्लोरीन आके जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन आपका। ठीक है बच्चों, नीचे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन। बट ये जब रिएक्शन होगा तो क्लोरीन केवल एक ही जगह जुड़ेगी और वो भी क्या होगा,
सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, ये क्या है बच्चों, एडिशन है। अपने दिमाग में रख लीजिए इसको, क्लियर है ना। चलिए बच्चों, तो हम लोग एल्किल हैलाइड्स में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, उनके प्रिपरेशन के बाद यहाँ पे भी हम लोग सीक्वेंस में जैसे उनकी फिजिकल पढ़े थे और केमिकल पढ़े थे, तो हम लोग बात करेंगे अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसके, हैलो एरिन्स की। ठीक है बच्चों, चलिए पहला हम लोग पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं बच्चों, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब बता दें आपको, जनरली जो हैलो एरिन्स होते हैं, हैलो एरिन्स वो किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, क्लियर है ना। अब जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, जैसे मान लीजिए अब हम सब तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन ये फिजिकल स्टेट जो होती है वो मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों, मोलिकुलर वेट पे, ठीक है। तो जैसे जैसे मोलिकुलर स्टेट बढ़ेगा बच्चों, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा बच्चों, इनकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो लिक्विड से किस में चेंज होगी बच्चों, सॉलिड फॉर्म में। जैसे अभी मैंने कहा कि क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन तो लिक्विड होता है, क्लियर बच्चों, बट इसी मतलब अगर बेंजीन से आपने बना लिया क्या, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना लिया, ठीक है, गैमेक्सिन जिसे कहते हो आप लोग, तो बच्चों ये सॉलिड होती है। क्या होती है बच्चों, ये सॉलिड होती है। क्यों, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, क्लियर है ना, समझ में आया। तो पहला चीज़ हो गया, पहली पॉइंट, हैलो एरिन्स आर जनरली इन लिक्विड स्टेट, जनरली फाउंड इन लिक्विड स्टेट, क्लियर है बच्चों। दूसरा, सॉलिबिलिटी, पता है आपको, हैलो एरिन्स जो होते हैं, हैलो एरिन्स पोलर तो होते हैं बच्चों, पोलर हैलो एरिन्स जो होते हैं ये पोलर होते हुए भी वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इस वजह से क्या होते हैं बच्चों, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल बट soluble in organic solvents। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं बच्चों, लाइक बेंजीन हो गया आपका C6H6 बेंजीन हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया बच्चों, क्लियर है ना। आपका हो गया ईथर हो गया बच्चों, एथिल ईथर हो गया, एसीटोन वगैरह हो गए, तो ऐसे सॉल्वेंट्स में क्या होता है बच्चों, ये सॉल्युबल हो जाते हैं, क्लियर है। सॉलिबिलिटी, वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है बच्चों। तीसरा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ये मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा जैसे जैसे, तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यानी ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एरिन्स क्या हो जाएगा बच्चों, हैलो एरिन्स सबसे कम आपका हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन, फिर आपका क्लोरोबेंजीन, फिर आपका ब्रोमोबेंजीन, और ये आपका किसका, आयोडोबेंजीन, क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की वजह से इसमें डाइपोल अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा, बट मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखें, ठीक है, तो ये हमको मिलेगा ऑर्डर देखने के लिए, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये तो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का, क्लियर है बच्चों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हम लोग एल्किल हाइड में भी देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आप याद करिए कि एल्किल हाइलाइट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये इनके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट के, इन्हीं के सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों,
उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है एल्किल हैलाइड का। रीजन मैंने दिया था बच्चों, क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसमें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है एल्किल हैलाइड में। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है आपका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है, ऐसे कहते हैं आप लोग लंदन फोर्स। तो ये सबसे वीकेस्ट लंदन फोर्स, ये सबसे वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन होता है जो हाइड्रोकार्बन से पाया जाता है। यानी अगर हम लोग कंपेयर करें, इस मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, क्लियर है, और हमने ले लिया टॉलुइन, तो बच्चों किसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। ये हमने ले लिया, क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, तो इन दोनों से इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। वैसे भी मान लीजिए यहाँ पे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट भी इसका अधिक है, क्लियर है ना। लेकिन अगर वेट बराबर भी रहता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट बराबर भी रहता है, तो उसमें हैलोएरिन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा, वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, जो सबसे वीकेस्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे कम इसमें बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा बेंजीन का, बेंजीन से अधिक किसका होगा बच्चों, टॉलुइन का, ठीक है, और सबसे अधिक किसका बच्चों हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का। तो ये अपने मन रखिएगा बच्चों कि करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट है, लगभग सिमिलर वेट है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग अट्रैक्शन फोर्स से देखते हैं मॉलिक्यूल्स में कैसा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, उनमें सिमिलर टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है कि डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप में भी कौन सा डिफरेंट टाइप है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, वान डेर वाल फोर्स मतलब आपका लंदन फोर्स है, ठीक है, डिस्पर्सन फोर्स है, वो सब चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम लोग डिफाइन करते हैं। चूँकि इसमें ये बॉन्ड पोलर होता है, नहीं पोलर होता है, इस पर निगेटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसमें क्या लगेगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, क्लियर है ना। इस वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ठीक है, अगर सिमिलर वेट हैं तो क्या होगा, हैलोएरिन्स और एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्लियर बच्चों। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक था वो फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही आपका एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक आएगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स का आएगा, क्लियर है ना बच्चों। चलिए।